गुड इवनिंग एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी एचपीएससी सेट 2022 को लेकर। ये वीडियो स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर बनाई जा रही है क्योंकि काफ़ी जगह मैं देख रहा था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर एक लेक्चर ले लीजिए। क्लियर। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो बेसिक्स हैं जो आपको समझने बहुत ज़रूरी है उस पर आज ये वीडियो बेस्ड रहेगी और जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो एचपीएस है, चाहे वो आपका नायब तहसीलदार है, चाहे वो आपका अलाइड का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें अगर ये टॉपिक अगर आपको कहीं पूछ लिया गया तो उसमें ये आपकी बहुत मदद करेगा। क्लियर। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक इम्पॉर्टेंट जिसको बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं कहूँगा लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंपटीशन का। क्लियर। क्योंकि कंपटीशन में कई जगह ऐसा देखा जाता है कि आपको बहुत से जो क्वेश्चंस हैं वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे बेस्ड मिल जाते हैं या डायरेक्टली एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चाहे इसका डायरेक्ट क्वेश्चन हमें पूछा जाए चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन जब तक हमें बेसिक्स इसके नहीं पता होंगे तब तक हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस जो है उसको समझ नहीं पाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप लोगों को एक डेली का आपका एक टास्क रहता होगा न्यूज़पेपर रीडिंग, है ना। तो न्यूज़पेपर जो है, ठीक है, उसमें आप मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ते होंगे। ऐसा न्यूज़पेपर जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है ना। मतलब बहुत रेयर चांस है कोई हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ता होगा क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ ही रिनाउंड ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो आपके काम में आते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की नॉलेज है तभी आप लिखे गई लाइंस को अच्छे से समझ पाएंगे कि जो स्पीकर है वो कहना क्या चाह रहा है ना। तो न्यूज़पेपर को समझने के लिए भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी जो सेंटेंस है वो आपका या तो एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है या पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। जब आप सेंटेंसेस में डिफरेंशिएट करना पहचान जाएंगे, आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा कि ये जो एक्टिव वॉइस है ये पैसिव वॉइस है, तब आपकी जो क्लैरिटी है उस सेंटेंस को लेकर, उसके मीनिंग को लेकर, वो भी एक लेवल अप हो जाएगी। क्लियर। तो बहुत से ऐसे हमारे पास रीजन है, एग्जाम है, न्यूज़पेपर है, या फिर आपकी स्पोकन इंग्लिश है। जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें भी आपके जो यूज है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का आपको काफी देखने को मिलेगा। हो सकता है आपने आज से पहले इस यूज को नोटिस नहीं किया हो, आप ऑलरेडी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का यूज करें, लेकिन शायद हो सकता है आपने नोटिस नहीं किया है। तो आज की क्लास के बाद आप जरूर हर एक बात में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है ये ढूंढना शुरू कर देंगे क्योंकि हमारी जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं, जो भी बातें हम लिख रहे हैं, जो भी बातें हम पढ़ रहे हैं, वो सारी बातें बेस्ड किस पे हैं? आपकी दो चीजों पे बेस्ड है, एक टेंस, एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, ये है दो मेन जिसको बोल सकते हैं बेसिक। ठीक है, दो बेसिक पिलर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, टेंस एंड एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे क्या कहते हैं कि सर जब भी उनसे पूछा जाए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है तो उनका कहना होता है कि सर जब भी बाय कहीं अगर हमें लिखा हुआ मिल जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है और जहां पर बाय नहीं लिखा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस मिसकंसेप्शन को क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है अपने माइंड से। यहां से आपने इसको निकाल ही देना है, बिल्कुल यहां से आपने बिल्कुल ही इसको निकाल देना है। क्लियर। तो यहां से आपको समझना क्या है कि अगर बाय वाला पैसिव वॉइस नहीं है तो पैसिव वॉइस किसको कहा जाता है और एक्टिव वॉइस किसको कहा जाता है। तो सबसे पहली बात आप लोग क्या समझेंगे कि जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होगा और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए यहां पर ये दो फ्रेंड्स हैं, ये दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, खड़े हुए हैं कहीं पे। इनमें से एक फ्रेंड जो है इसका नाम है ए और जिस एक का नाम है बी। अब जो ए है उसने सिगरेट जो है ये स्मोक करना शुरू किया, वो सिगरेट पीना उसने शुरू किया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से स्मोकर कौन है, ए है या बी है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट आप में से क्या कहेंगे कि सर ए स्मोकर है। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, ये दोनों ही स्मोकर है, स्मोकिंग दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन एक एक्टिवली स्मोकिंग कर रहा है और एक पैसिवली स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है,
अब जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा क्या, एक्टिव स्मोकर। ऐसे लिख देता हूं, इसको क्या कहा जाएगा, एक्टिव स्मोकर। क्यों कहा जाएगा इसको एक्टिव स्मोकर, क्योंकि ये इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब जो बी है वो इस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट जो धुआं है, ठीक है, जो स्मोक है वो इस तक तो जा ही रही है, इनहेल तो ये भी कर रहा है, यानी कि स्मोक को इनहेल ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है। लेकिन अगर हम बी की बात करें तो बी जो है इस स्मोक को पैसिवली इनहेल कर रहा है, मतलब बी जो है इस एक्शन का डूअर नहीं है, बट इस एक्शन का जो इफेक्ट है उसको रिसीव कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो बी है वो एक्शन का डूअर नहीं है, लेकिन इसके एक्शन का जो इफेक्ट है, ठीक है, उसको रिसीव कर रहा है कौन, बी। तो जो बी है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका पैसिव स्मोकर। जो बी है वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा पैसिव स्मोकर। ठीक है, तो दो तरह से स्मोकर आपके निकल कर आए, एक एक्टिव स्मोकर और एक पैसिव स्मोकर। एक्टिव स्मोकर कौन है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। पैसिव स्मोकर कौन है, जो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन एक्शन का इफेक्ट रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो यहीं से हम समझ जाएंगे क्या, कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी ऐसी ही सिमिलरिटी है। क्या, कि जब भी आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट गिवन है, ठीक है, आपके सेंटेंस में जो क्या गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है, अगर वही एक्शन क्या क्या बन जाए, डूअर बन जाए, वही उस एक्शन का क्या बन जाए, डूअर बन जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एक्टिव वॉइस। क्या, किसको कहा जाता है, जब सब्जेक्ट ही उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, जो एक्शन आपका सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, अगर सब्जेक्ट ही उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एक्टिव वॉइस। क्लियर। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होगा, यहां से आप समझ गए होगे कि पैसिव वॉइस का मतलब क्या है, कि सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो है इज नॉट द डूअर, जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है। ठीक है, बल्कि ये क्या हो रहा है, इट इज एक्टेड अपॉन, है ना, एक्टेड अपॉन। एक्टेड अपॉन का मतलब क्या हुआ, कि रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, कि जो एक्शन आपका हो रहा है उसका क्या है, ये उसका रिसीवर है, मतलब एक्शन को कर नहीं रहा है लेकिन जो एक्शन किया जा रहा है उसका इफेक्ट रिसीव कर रहा है कौन, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। क्लियर। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा एक सेंटेंस, एक सेंटेंस हमने लिखा, मैंने कहा द क्वेश्चन was solved within 2 minutes। एक सेंटेंस मैंने लिखा था क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड विद इन 2 मिनट्स, और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा क्या, द स्टूडेंट सॉल्व्ड द क्वेश्चन, द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, अब इन दोनों बातों को समझो। एक मैंने एग्जांपल क्या लिखा, द क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड विद इन 2 मिनट्स, एक क्वेश्चन ये लिखा मैंने, और एक क्या लिखा मैंने, द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स। अब दोनों बातों का मतलब क्या है, मतलब तो सेम ही है, लेकिन हमें डिफरेंस क्या यहां पर दिखाई दे रहा है, कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि एक्शन क्या हो रहा है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि आपका जो एक्शन है वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में जो आपका एक्शन है वो क्या है, वाज सॉल्व्ड, ये आपका एक्शन है। और सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये तो ऑब्जेक्ट है। नहीं, वर्ब से पहले लिखा गया नाउन या प्रनाउन उसका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब से पहले जब भी क्या लिख दिया जाए, कोई नाउन लिख दिया जाए या कोई प्रनाउन लिख दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वाज सॉल्व्ड जो है ये क्या है, वर्ब है, यानी कि एक्शन है, और यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है क्वेश्चन। अब इस एक्शन को ध्यान से समझिए कि एक्शन क्या है यहां पर, सॉल्व करना।
तो सॉल्व किसने किया? क्या क्वेश्चन ने सॉल्व किया? क्या ये जो एक्शन है सॉल्व करना, क्या ये क्वेश्चन ने किया ये एक्शन? तो ऑब्वियसली क्वेश्चन कैसे किस चीज को सॉल्व कर सकता है ना? तो सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर, सब्जेक्ट ने ये काम नहीं करा है, लेकिन सब्जेक्ट एक्टेड अपॉन है। एक्टेड अपॉन मतलब ये काम सब्जेक्ट पे हुआ है, मतलब इसका एक्शन जो रिसीव करा है वो किसने रिसीव करा है? सब्जेक्ट ने रिसीव करा है। ठीक है, कि सॉल्व किया गया, क्वेश्चन ने सॉल्व नहीं करा, क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो इस एक्शन का इफेक्ट रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो सब्जेक्ट जो डूअर नहीं है, जो सब्जेक्ट डूअर नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो इस सेंटेंस को क्या बना देगा? पैसिव वॉइस। क्या बना देगा? पैसिव वॉइस। whenever the subject is not the doer of the action, whenever the subject is not the doer of the action, तो क्या करेंगे? उसको क्या कह देंगे? उसको कह देंगे पैसिव वॉइस। क्लियर? और अगर सब्जेक्ट ही डूअर हो, द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स, द स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स। अगर सब्जेक्ट ही क्या हुआ आपका? डूअर हो, जैसे इसमें एक्शन क्या हुआ? इसमें एक्शन हुआ सॉल्व करना, और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट है स्टूडेंट। अब क्या ये जो सॉल्व किया है ये स्टूडेंट ने सॉल्व किया? बिल्कुल स्टूडेंट ने सॉल्व किया, यानी कि सब्जेक्ट जो है वही इस एक्शन को क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। जो सब्जेक्ट है वही एक्शन को क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। अगर सब्जेक्ट ही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। क्या बन जाएगा? ये एक्टिव वॉइस। समझ गए बात? ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारा किसमें? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये हमारा क्या है? बेसिक डिफरेंस है, जो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो आज से आपने ये वाली बीमारी तो अपनी खत्म कर लेनी है कि जहां पर भी बाय देखा वहां पर आपने इसको क्या बोल दिया? पैसिव वॉइस बोल दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूं, मैं यहाँ पर अगर एक सेंटेंस लिखूं, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया कि दे designed they designed this machine, they designed this machine by using latest technology, by using latest technology। ठीक है, मान लो ये मैंने लिख दिया दे डिजाइंड दिस मशीन बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब फिर से देखिए कि एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है? एक्शन क्या हुआ है? एक्शन यहाँ पर हुआ डिजाइन करना, ये एक्शन हुआ है आपका। ठीक है, डिजाइन करना जो है ये क्या है? आपका एक्शन है। सब्जेक्ट क्या है आपका इसमें? दे। दे जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। आ रही है बात समझ में? अब देखें कि ये जो डिजाइन किया वो किसने करा है? क्या सब्जेक्ट ने करा है? दे ने ही इसको डिजाइन करा है? जी हाँ, बिल्कुल इसने ही करा है। ठीक है, तो ये कौन सा वॉइस हो जाएगा? सब्जेक्ट डूअर है। अगर सब्जेक्ट डूअर है तो आपका कौन सा वॉइस बन रहा है? ये आपका बन रहा है एक्टिव वॉइस। क्या बन जाएगा? ये एक्टिव वॉइस। क्लियर? अगर ये एक्टिव वॉइस बन गया तो फिर अब यहां पर हमें बाय भी तो दिखाई दे रहा है। अब ये तो फिक्स नहीं है ना कि बाय का यूज तभी होगा जब पैसिव वॉइस होगा, बाय का यूज तब भी हो सकता है जब एक्टिव वॉइस हो। तो बाय से आप नहीं पहचानोगे। जो मेन इसका फंडा है, जिसको कहेंगे जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब भी आपका जो सब्जेक्ट है वही एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो तो वो एक्टिव वॉइस बनता है। अगर सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा हो, इंस्टेड जो रिसीवर, जब सब्जेक्ट रिसीवर हो एक्शन का, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा पैसिव वॉइस। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो ये है आपका सही और सटीक तरीका किसी भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को पहचानने का। अब यहां से एक बेसिक की मैं आपसे एक और बात डिस्कस करना चाहूंगा कि हमें क्या करना होता है कि हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तब आपने कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोग जो है पहचान ही नहीं पाते कि एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। तो वो भी समस्या आज आपकी मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, वो समस्या भी आपकी नहीं रहेगी, वो भी मैं आज खत्म कर दूंगा आपकी समस्या। तो देखिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपके एक्टिव वॉइस है, जो भी क्या है आपके एक्टिव वॉइस है, मान लीजिए उसमें आपके पास एक सब्जेक्ट गिवन है। जो भी आपका एक्टिव वॉइस है उसमें आपका एक सब्जेक्ट गिवन है। ठीक है, और एक वर्ब गिवन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि ये जो एक्टिव वॉइस है इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना। अच्छा, वर्ब कोई भी हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, कोई भी। ठीक है,
अब आपके पास आ गया कि इस एक्टिव वॉइस को आपने क्या बना देना है, पैसिव वॉइस बना देना, पैसिव वॉइस बना देना। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहां पर क्या आके बन जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, और जो वर्ब होगी वो हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। पैसिव वॉइस में कोई भी देखो, एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब गिवन हो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वो पैसिव में गई तो वो थर्ड बन जाएगी, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म है पैसिव में गई तो थर्ड बन जाएगी, थर्ड है तो थर्ड थर्ड ही रह जाएगी। ठीक है, और फोर्थ यानी कि आईएनजी फॉर्म है तो वो भी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। एक्टिव में कोई भी वर्ब हो, एक्टिव वॉइस में कोई वर्ब हो, जब हम उसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाती है, आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। क्लियर। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो डिपेंडेंट वर्ब में काउंट होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एक ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो आपके डिपेंडेंट वर्ब्स में काउंट होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जाएगी तो उससे पहले हमें क्या लिखनी होगी, एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, क्योंकि ये डिपेंडेंट वर्ब है, ये कभी भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती, अकेले कभी भी काम नहीं कर सकती। इसको जब भी लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लिखा जाएगा। मतलब इससे पहले हमें क्या लिखनी होगी, एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। क्लियर, इतनी बात समझ गए आप लोग। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लिखी जाएगी तो उससे पहले आपने क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। क्या लिखनी है आपने, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आएगी। और अब ये जो सब्जेक्ट होगा ये वहां पर जाकर क्या बन जाएगा, ये वहां पर जाकर बन जाएगा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। कि प्रेपोजिशन लिखी हुई है उसका क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कौन, सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक चीज आप यहां पर समझ गए होंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। जो भी सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और जो भी वर्ब होगी वो चेंज होकर वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, और थर्ड फॉर्म डिपेंडेंट होती है, इससे पहले मुझे क्या लिखनी होगी, एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। ठीक है, अब बाकी चीजें इसमें सारी फिक्स्ड है कि जो सब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो वर्ब होगी चाहे वो किसी भी फॉर्म में वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो चुकी है। ये सारी चीजें फिक्स्ड है। लेकिन वेरी क्या करती हैं, वेरी करती है हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि देखो मेन वर्ब तो आपकी हमेशा क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म ही रहेगी, चाहे कोई भी पैसिव हो, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, चाहे इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, किसी का भी पैसिव वॉइस है। ठीक है, हालांकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के होते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो किसी का पैसिव वॉइस है, सॉरी, किसी का पैसिव वॉइस है तो वो थर्ड फॉर्म में चेंज होगी वर्ब कोई भी। लेकिन डिफरेंट क्या रहेगी उसमें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से ही हम डिसाइड करते हैं कि वो किसका पैसिव वॉइस लिखा गया। क्लियर। अब ये थर्ड फॉर्म ही आपको डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेगी कि ये जो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे एक्टिव वॉइस भी है, जैसे परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट हो, चाहे वो एक्टिव वॉइस है चाहे पैसिव वॉइस है, उसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है एज अ मेन वर्ब। लेकिन उससे पहले जो लिखी गई हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। क्लियर, जो आपको बहुत अच्छे एक जिसको कह सकते हैं पहचान, आइडेंटिफिकेशन भी आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल आइडेंटिफिकेशन है वो। क्लियर। तो अब आपको करना क्या है, अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक समझाऊंगा जिससे आपको हेल्पिंग वर्ब रटनी नहीं पड़ेगी कि इससे पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आपको कभी रटने ही नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट सिंपल सी एक बात समझनी है, क्या कि मैं आपको चार स्टेट्स ऑफ एक्शन समझाऊंगा, वो चार स्टेट्स ऑफ एक्शन आपने ध्यान से समझ लिया। अगर वो चारों स्टेट ऑफ एक्शन जो है, स्टेट्स ऑफ एन एक्शन जो है, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आपको कभी भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को रटना नहीं पड़ेगा। आई इतनी बात समझ में। चलिए, तो मैं आपको ट्रिक समझा देता हूं। ये ट्रिक जो है ये किसके लिए है, हेल्पिंग वर्ब्स के लिए। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं एक बार इसको कि ट्रिक फॉर हेल्पिंग वर्ब्स, ट्रिक फॉर हेल्पिंग वर्ब्स, ट्रिक फॉर हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर। तो क्या वो ट्रिक है, आपको चार स्टेट ऑफ एन एक्शन अपनी समझनी होंगी। फर्स्ट जो स्टेट ऑफ एन एक्शन है वो है आपकी इंडेफिनिट। क्या है वो, इंडेफिनिट। क्लियर। सेकंड जो है वो क्या है आपकी, वो है कॉन्टिन्यूस। क्या है वो, कॉन्टिन्यूस। थर्ड जो है वो क्या है आपकी, परफेक्ट। क्लियर। एंड फोर्थ जो है वो क्या है आपकी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये चार फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो है ये आपकी रहेंगी। फर्स्ट इज इंडेफिनेट, सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आपको क्या याद रखना है, पहली बात क्या आपको याद रखनी है कि जब भी आपके पास इंडेफिनेट टेंस हो, मान लीजिए आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आ गया, अब आप उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगानी है आपको, हेल्पिंग वर्ब। अब टेंस कौन सा है आपका, इंडेफिनेट है। ठीक है, अगर इंडेफिनेट हो ना तो उससे नेक्स्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब लगा दिया करो, यानी कि कॉन्टिन्यूस की। ठीक है, और प्रेजेंट आप टाइम आपका सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब जो यहां पर आपको लगानी है वो किसकी लगानी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। मान लीजिए आपका टेंस पास्ट इंडेफिनेट है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब किसकी लगानी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की। मान लीजिए आपका टेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब किसकी लगानी है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। क्लियर। तो कोई भी इंडेफिनेट हो, आप क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। ट्रिक हेल्पिंग वर्ब के लिए, क्योंकि बाकी चीजें तो फिक्स्ड है, वो हम ऑलरेडी समझ गए। क्लियर। अब सेम केस जो होता है ये परफेक्ट के साथ भी होता है कि अगर टेंस परफेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया करो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। ठीक है, इन दोनों के साथ, किस किस के साथ, इंडेफिनेट के साथ और परफेक्ट के साथ। क्या होगा कि जब भी आपके पास इंडेफिनेट हो तो कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, अगर परफेक्ट हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। जैसे मान लीजिए आपके पास टेंस आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, अब आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी तो आप किसके लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। पास्ट परफेक्ट आया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट आया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आप लगा दोगे। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये दोनों हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की। तो कॉन्टिन्यूस की बात की जाए तो कॉन्टिन्यूस में आपने नेक्स्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, नेक्स्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसी की आप रहने देंगे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसी की रहने देंगे। आप क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। आप क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। क्लियर, सिर्फ इतने से। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है आपके पास, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है इज एम आर, तो आप उनको एज इट इज रहने दो। ठीक है, लेकिन जैसे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे तो उससे पहले क्या लगा दोगे, बीइंग लगा दो। हेल्पिंग वर्ब उसके ऐसे रहने दो, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको ऐसे रहने दो, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगा दो, बीइंग। किसमें, कॉन्टिन्यूस में, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो पास्ट है। क्लियर। अगर आपका कॉन्टिन्यूस है तो आप नेक्स्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब नहीं उठाएंगे, हेल्पिंग वर्ब उसी के रहने देंगे और आप क्या कर देंगे, बीइंग लगा देंगे किससे पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। क्लियर, इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नेक्स्ट जो आती है हमारी, वो कौन सी आती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कभी चेंज नहीं होता। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन हमें फिलहाल इतनी बात समझनी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कभी चेंज नहीं होता। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। कोई इस बात में मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो इसको देखते हुए जो हमारा एक जिसको हम एक चार्ट बोलते हैं, वो चार्ट क्या बन जाता है, देखो वो चार्ट अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, अब उस चार्ट को आप खुद ही प्रिपेयर कर लेंगे, उस चार्ट को आप खुद ही प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें किसकी, इंडेफिनिट की। तो इंडेफिनिट जो है उसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास आया प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आया तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। इससे नेक्स्ट कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो वो क्या होता है, इज एम आर। किससे पहले लगाएंगे इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। इज एम आर किससे पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगाएंगे। फिर उससे अगला क्या आया हमारा, उससे अगला आया हमारा कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी सेम यही केस होगा। क्या करेंगे हम, वॉज वर लगा देंगे। किससे पहले लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। उससे नेक्स्ट कौन सी आएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर। क्लियर। फिर उसके बाद है क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट
अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जाए तो उससे नेक्स्ट कौन सा होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या फिर शेल प्लस बी। ठीक है, किससे पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। इतनी बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा हमारा। नेक्स्ट इज, ये इंडेफिनिट हो गया, अब नेक्स्ट आएगा हमारा क्या, कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू नहीं, सॉरी, परफेक्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो परफेक्ट है वो भी क्या है, सेम नेचर का ही है। परफेक्ट जो है वो भी क्या है, सेम नेचर का है। ठीक है, तो परफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि परफेक्ट में भी सेम यही रूल लगेगा। ठीक है, जो हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो परफेक्ट में भी तीन तरह के परफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, है ना। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट से नेक्स्ट कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी, उसकी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी हैज या फिर हैव प्लस बीन। हैज हैव प्लस बीन, क्लियर। और फिर किससे पहले लगेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। ऐसे ही किस में होगा आपका, ऐसे ही होगा आपका पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, नेक्स्ट क्या आएगा पास्ट परफेक्ट से, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो उसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन। क्या हो जाएगा, हैड बीन। किससे पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, उससे नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्या, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, विल शेल। ठीक है, विल शेल प्लस हैव बीन। विल शेल प्लस हैव बीन किससे पहले, थर्ड फॉर्म से पहले, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी। क्लियर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी। तो ये ऐसे हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। अब उससे नेक्स्ट क्या होगा, अब उससे नेक्स्ट क्या होगा, अब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्टिन्यूस की। किसकी बात करेंगे हम, कॉन्टिन्यूस की। क्लियर, तो कॉन्टिन्यूस की अगर बात की जाए, कॉन्टिन्यूस की अगर बात की जाए तो कॉन्टिन्यूस है ना, उसमें सबसे पहली बात क्या आएगी आपका, पहले आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्लियर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कोई भी कॉन्टिन्यूस है, हमने क्या कहा था कि हमें नेक्स्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब्स नहीं उठानी, हमें नेक्स्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब्स नहीं उठानी, हमें हेल्पिंग वर्ब उसी की रहने देनी है। क्लियर, हेल्पिंग वर्ब उसी की रहने दो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, एम, आर, ये उसकी हेल्पिंग वर्ब है। हम क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे, कहां, मेन वर्ब से पहले, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। क्लियर, उसके बाद क्या आएगा हमारा, उसके बाद आएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी सेम यही होगा कि वॉज वर आ जाएगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगी, और फिर क्या कर देंगे हम, बीइंग लगा देंगे किससे पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। बीइंग लगा देंगे किससे पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगा देंगे। क्लियर, और फिर क्या आ जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या है, विल बी शेल बी, है ना, विल या फिर शेल प्लस बी, विल या शेल प्लस बी, है ना, विल या शेल प्लस बी। फिर क्या कर देंगे, बीइंग लगा देंगे किससे पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। यही था हमारा रूल, है ना, यही था हमारा ट्रिक। लेकिन यहां पर आके हमें एक बात समझ में आई कि बी और बीइंग ये तो दोनों सेम है। अब ये एक ही सेंटेंस में दो बार कैसे यूज हो सकती है, एक ही सेंटेंस में दो बार कैसे यूज हो सकती है।
तो ये दो बार तो यूज नहीं हो सकती, तो इस वजह से ही क्या होगा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का वो नहीं हो सकता। मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो क्या करेंगे, इसको फिर हम यहां से उड़ा देंगे। लो जी, इसको उड़ा दिया हमने यहां से। क्लियर? तो ये भी नहीं होगा। तो यही वजह है कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते, क्योंकि उसमें भी हमें बीइंग लगाना पड़ता, और बीइंग उसमें ऑलरेडी लगा होता है, बीइंग इसमें ऑलरेडी लगा होता है, और फिर हमें बीइंग भी लगाना पड़ता। तो फिर वो पैसिव वॉइस उसका भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक ही वर्ब फॉर्म जो है एक टेंस में दो, एक सेंटेंस में दो दो बार नहीं लिखी जा सकती, उसको एक बार ही लिखा जाता है। क्लियर? तो ये थे हमारे ट्रिक किसको लेकर, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को लेकर। तो हमने आज के इस सेशन में क्या क्या समझ लिया कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका ट्रिक क्या है, इंडेफिनिट है तो कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, और सिर्फ कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब उसी के रहने देंगे। हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग वहां पर लगा देंगे। इतनी बात समझ में आई? फिर उसके बाद इसी पे बेस्ड जो हमारा क्या बना, ग्राफ बना, वो ये बना। इसी पे बेस्ड जो हमारा ग्राफ बना वो ये बना। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, और यही था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मेन, जिसको कहा सकता है कि बेस जो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का यही है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया एक बार इस वीडियो को रिपीट कर कर अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आई थिंक लगी होगी, आई होप लगी होगी, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने नियर एंड डियर के साथ, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके और समझ पाए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बेसिक डिफरेंस को। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब आपकी जो भी सजेशन होगी आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आप जिस पे टॉपिक पर चाहते होंगे वीडियो के, सर इस टॉपिक पे हमें कंफ्यूजन है, इस टॉपिक को लेकर हमें कंफ्यूजन है, तो आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए, ताकि क्योंकि सेशन जो होते हैं ना वो प्रोडक्टिव होने चाहिए। ठीक है? वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट आपके पास एक सेशन आया, अगर सेशन आपने अटेंड किया है कोई भी, तो वो बहुत प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो इतना प्रोडक्टिव होना चाहिए कि उस वीडियो से आपको बहुत एग्जाम में फायदा मिल सके, हमारे आने का आप लोगों को बहुत फायदा मिल सके। ठीक है? हमसे पढ़ने का आप लोगों को बहुत फायदा मिल सके। तो इस चीज को हम कंटिन्यू करते हैं, और आपकी सजेशंस जो है वो फिर से हम मांगते हैं कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पर अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो चाहिए। क्लियर? तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन दे सकते हैं। बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।